गुड मॉर्निंग बच्चा। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो टॉपिक हमारे पास रहेगा उसके अंदर हम प्रोटीन्स को कवर अप करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को कवर करेंगे और विटामिन्स को कवर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 67 क्वेश्चंस हैं जो इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द विटामिन विच कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी आर। ये कहता है कौन से विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो देखो इसके पीछे का कंसेप्ट देखते हैं। बच्चा देखो, विटामिन जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं वाटर सोल्यूबल आपके पास, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है। अब देखो वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या है? जो फ्लूइड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वाटर में डिसॉल्व होके फाइनली क्या होते हैं? यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। और वो कौन से आपके पास होते हैं? मेनली आपके पास विटामिन बी और विटामिन सी आपके पास होता है। और विटामिन बी के अंदर भी अगर हम बात करें, बी 1 होता है, बी 2 होता है, बी 6 होता है और बी 12 आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल आपके पास है, इसीलिए बाहर से आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये असेंशियल विटामिन्स होते हैं जो आपको इनटेक करने ही करने पड़ते हैं। ठीक है। अब देखो वाटर सॉल्यूबल हमारे पास, वाटर सॉरी फैट सॉल्यूबल आपके पास है। फैट सॉल्यूबल में कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए, डी, ई, के हमारे पास 4 विटामिन होते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बोला था कि विटामिन विच कैन बी स्टोर इन अवर बॉडी। अब विटामिन स्टोर कौन से होंगे? फैट सोल्यूबल वाले स्टोर होंगे ना बच्चा आपके पास। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल तो क्या हो रहे हैं? आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। और इसीलिए वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाएंगे। तो स्टोर कौन रहेगा बॉडी के अंदर? वो फैट सोल्यूबल वाले आपके पास रहेंगे। तो अगर सही आंसर आप विटामिन का देखोगे वो ए, डी, ई के रहेगा। ए, डी, ई के मतलब फर्स्ट का आपके पास डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपको एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर। आपको बताना है जो अल्फा हेलिक्स हमारे पास होता है वो स्ट्रक्चरल फीचर है। किसका है? आपके पास सुक्रोज का है, न्यूक्लियोटाइड का है, स्टार्च का है या पेप्टाइड का है? बच्चा, जो आपके पास अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कौन से टॉपिक के अंदर आते हैं? पहली बात तो ये प्रोटीन के अंडर में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, उससे कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। देखो जो हमारे पास पहली बात तो प्रोटीन बच्चा आपके पास होता है। प्रोटीन होता क्या है? आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है। वो पॉलीपेप्टाइड जिसका मोलर मास आपके पास क्या होता है? 1000 AMU से ज्यादा आपके पास होता है। अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को पीछे की तरफ अगर लेकर चले ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो देखो बच्चा, हमने एक पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था। थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो देखो बच्चा, हमने पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास पढ़ा था। पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर क्या होता था? ये मेरे पास आपके पास है NH2CH, अल्फा अमीनो एसिड आपके पास है। ठीक है। ये आपके पास क्या है? OH। ठीक है, COOH है। O यहाँ आ गया तो यहाँ OH बच गया। ठीक है। इसका सेकंड आपके पास क्या रहेगा? NH2 है, CH ये R है, ये आपके पास COOH आपके पास है। ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड आपके पास है। अब इनके बीच में आपके पास क्या होता है? आपके पास यहाँ देखो, वो आपके पास हाइड्रोजन है, इधर मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो अगर मैंने यहाँ से वाटर निकाल दिया तो होगा क्या? इस CO और NH के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। मतलब बॉन्ड कैसा बनेगा? CONH टाइप का आपके पास बनेगा इस तरह से। और बाकी जो कंसेप्ट आपके पास एज इट इज है वो एज इट इज रहेगा। R, C डबल बॉन्ड O इधर आपके पास रहेगा। यहाँ देखो बच्चा, अगली यूनिट आएगी तो फिर से डिहाइड्रेशन रहेगा, मतलब ये बॉन्ड आगे फॉरवर्ड आपके पास होता चला जाएगा। सेम वे से इधर आपके पास CH रहेगा, ये R रहेगा। इस अमीनो का हाइड्रोजन जा रहा है तो NH के बाद वाला पोर्शन है ये आपके पास क्या बनेगा? आपस में जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो आपके पास बॉन्ड होता है CONH, इसे हम क्या कहते थे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते थे। ठीक है। कैसे नेचर का होता है पेप्टाइड बॉन्ड? कोवेलेंट नेचर का आपके पास होता है।
इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड 3 तरह का होता है। एक तो हमारे पास क्या होता है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड होता है, एक हमारे पास ओलिगोपेप्टाइड होता है, ठीक है? एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड हमारे पास होता है। अब देखो डाइपेप्टाइड का मतलब आपके पास क्या होता था बच्चा, आपने क्या लिया, जब 2 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन आपने लिया, उसे हम क्या कहते हैं, डाई का मतलब किससे होता है, 2 से होता है। तो 2 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, उसे हम क्या कहते थे, डाइपेप्टाइड बॉन्ड बोलते थे। ठीक है? और अगर हमने 2 से ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेट 20 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन से अगर हमने जो बॉन्ड बनाए हैं, जो चेन आपके पास बनेगी, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। और अगर 20 से ज़्यादा आपके पास रहते थे, मोर देन 20 आपके पास रहते थे, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है? अब देखो यही जो पॉलीपेप्टाइड हमारे पास है, अब बात आती है प्रोटीन की। यहाँ से कंसेप्ट आपके पास है वो प्रोटीन का स्टार्ट होता है। अब प्रोटीन का मतलब क्या है कि पॉलीपेप्टाइड तो हमारे पास है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, जो ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड से ज़्यादा से मिलके बना है। लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड जिसका मोलर मास आपके पास 1000 एएमयू से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? प्रोटीन का मतलब आपके पास क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 3 तरह के प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं। एक मेरे पास सिंपल प्रोटीन होता है, एक हमारे पास कंजुगेट प्रोटीन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, डिराइव्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल प्रोटीन की बात करती हूँ, सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या होता था, जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बनता था, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता था। लेकिन अगर मैं कंजुगेट प्रोटीन की बात करती हूँ, उसके अंदर क्या होता था, अमीनो एसिड होता था, प्लस में आप क्या लेते थे, कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप आप उसके साथ जोड़ दिया जाता था। मतलब अगर हम कोई भी नॉन प्रोस्थेटिक एसिड अगर हम लेकर चलते थे, ठीक है, उन दोनों से मिलके बनता था, तो उसे हम क्या कहते थे, आपके पास कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते थे। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता था, आप इस पे कुछ भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने कोई मेटल जोड़ दिया उसके साथ, ठीक है, या फिर आपने कोई विटामिन जोड़ दिया आपके पास, तो अमीनो एसिड प्लस में प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कोई भी आपके पास जुड़ा हुआ होता था, तो वो प्रोटीन किस कैटेगरी के अंदर आता था, कंजुगेटेड प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर आता था। अगला हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन है। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता था। आपने सिंपल प्रोटीन लिया, कंजुगेटेड प्रोटीन लिया, दोनों का क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो बच्चा वहां पर जनरेट होता था डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये तीन कैटेगरी आपके पास प्रोटीन की थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बोलता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए पूरा कंसेप्ट आपको एक रिदम के अंदर बताया है। देखो बच्चा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता था, प्रोटीन के अंदर हम जनरली आपके पास क्या है, नॉर्मली हम 4 तरह के पढ़ते हैं, प्राइमरी पढ़ते हैं, सेकेंडरी पढ़ते हैं, टर्शरी पढ़ते हैं, क्वाटरनरी भी पढ़ते हैं, जो कि आपके इस वाले सिलेबस में नहीं है। तो आपको 3 पे ध्यान देना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके पास होता क्या था, कि अगर आपने प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो बेसिकली आपके पास होता था, वो क्या बनाता था, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके पास बनाता था। जैसे कि आपके पास वैलेनिन है, एलानिन आपने उसके साथ जोड़ दिया, हिस्टीन आपने उसके साथ जोड़ दिया, ल्यूसीन आपने जोड़ दिया। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन है, यही आपके पास क्या होता था, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, और इसकी एक खास बात क्या होती थी, कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके पास है, ये रिस्पॉन्सिबल होता था, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉपर्टीज के लिए, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो बच्चा, जब सीक्वेंस ये तय कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सीक्वेंस में कोई भी चेंज होगा, तो उस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कि जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबल कौन करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कि अमीनो एसिड से आपके पास सीक्वेंस इसके अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नॉर्मली इसका नेचर की बात करोगे, तो ये कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, अमीनो एसिड आपके पास है, और अमीनो एसिड किससे मिलके बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बनता है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कैसे नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पर ये पूछना, एक क्वेश्चन भी आगे देखेंगे हम लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर का अगर हम नेचर की बात करेंगे, किस तरह की बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इग्नोर नहीं करनी है जो बता रही हूँ। हर वर्ड जितना बता रही हूँ, हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चा देखो हमारे पास सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी की अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पॉलीपेप्टाइड चेन, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको बताता है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बच्चे पता है कि आपके पास दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी आपके पास हो सकती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इंट्रा का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक अमीनो एसिड आपके पास है, कोई आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, और उसी स्ट्रक्चर के बीच में आपको क्या देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपके पास है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और किसके अंडर में आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंडर में आता है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा मेरे पास अमीनो एसिड है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है इसे हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर हम यहाँ बॉन्डिंग की बात करते हैं बच्चा, किस तरह की बॉन्डिंग मिलती है, तो देखो यहाँ पे आपको डाइपोलर इंटरेक्शन देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बात करोगे अल्फा हेलिक्स के अंदर तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर बीटा प्लेटेड होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपके पास देखने को मिल रही है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डाइसल्फाइड लिंकेज है आपके पास, इनके बीच में वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये जो इंटरेक्शन आपके पास है ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपके पास एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर है, वहां पर आपके पास सिंपल अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस आपके पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के लिए, वहां पर कोवेलेंट नेचर आपके पास होता है। सेकेंडरी के अंदर जो आपकी इंटरेक्शन होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइसल्फाइड लिंकेज है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्फा के अंदर इंट्रा है और बीटा के अंदर क्या रहेगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये ओवरऑल फोल्डिंग की बात होती है। अब आपने क्या किया, सबको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये तो लाइन में लगाया है कि ये एक ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दो को ऐड किया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लिया जैसे हम ऊन का गोला बनाते हैं ना, आपने सभी अमीनो एसिड्स को इस तरह से आपने बांध के रख दिया, तो ये किस में आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन 3 डायमेंशन, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब टर्शरी के अंदर बच्चा आपके पास क्या आते हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। एक हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन का आता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन है। अब देखो फाइब्रस का मतलब क्या होता है, फाइब्रस कैसा होता है, रस्सी की फॉर्म में होता है। ठीक है, रस्सी की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अब देखो ये बनता कैसे है, ये जब आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन जब नजदीक होती है ना, तो ये फाइबर की फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करती है, जो क्या बनाता है, फाइब्रस प्रोटीन बनाता है। समझ आई बात, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक दूसरे के पास पास में होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक रस्सी जैसी फॉर्म बनाते हैं, फाइबर की फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं।
ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास जो पूरी की हमारी जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, उसको फ़ॉर्म करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारी जो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, इट फ़ॉर्म्स द स्ट्रक्चरल पार्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, किससे मिलके बना होता है? फाइब्रस प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हमारी बनती है, वो भी किससे बनी होती हैं? हमारी जो मसल्स बनी हुई होती हैं, वो भी किसकी बनती हैं? फाइब्रस प्रोटीन की हमारे पास बनती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसके बारे में वो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछता है। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन-सा है? जब आपने ऊन का गोला बनाया, ग्लोब्यूल की फ़ॉर्म जब ले लेता है आपके पास, जब आपने अमीनो एसिड्स को, पॉलीपेप्टाइड चेन को इस तरह से आपने आपस में कंबाइन किया, वो ग्लोब्यूल की फ़ॉर्म में जब आपके पास एग्ज़िस्ट कर लेता है, जैसे ऊन का गोला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर खासकर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं या एंटीबॉडीज जो हमारी होती हैं, एंटीबॉडीज का जो मेनली पार्ट आपके पास होता है, वो किसका बना होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है। और इसके बारे में खास बात आपके पास क्या होती है कि ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है बच्चा। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है। अगर आप इस पे पीएच लेवल की बात करते हो, पीएच से अगर आपने ऊपर कम ज़्यादा कर दिया, तो ये पीएच से हमेशा अफेक्टेड होता है। ठीक है? जो एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली होते हैं, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, वो किसके होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रोटीन के बारे में पता होनी चाहिए। ये आपका सम अप था जो आपको पता होना चाहिए बच्चा। क्लियर है? रब करें, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज के लेक्चर में डायरेक्ट सॉल्व होंगे। आप एक बार अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो इस वाले वीडियो को थोड़ा-सा आप फिर से ज़ूम करके बैक करके आप दोबारा से सुन लीजिएगा, तो आपको कांसेप्ट यहीं की यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करें। देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या किससे होता है? पॉलीपेप्टाइड से होता है, क्योंकि प्रोटीन का पार्ट है, अभी-अभी पढ़ा है, तो हमारे पास सेकंड का क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का किससे स्टेबलाइज होता है? ये आपको बताना है। तो देखो बच्चा, किससे होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अ विटामिन विच प्ले अ वाइटल रोल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो आपके पास बच्चा यूज होता है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के आपके पास है, वो किसके लिए होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपके पास होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए की बात करेगा, किसके लिए होता है? नाइट ब्लाइंडनेस के लिए आपके पास होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए आपके पास होगा। ये 2-3 चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉज। अगर बी की कमी आपके पास रहेगी तो बी से क्या बनता है? बेरी बेरी बनता है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? डी आंसर आपके पास हो जाएगा। आगे देखो भाई, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रेफर टू। बीटा प्लेटेड किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का है। सेकेंडरी में कौन आते हैं? अल्फा और बीटा प्लेटेड आपके पास रहते हैं। तो सिक्स का क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज रिकेट्स। ये आपने 10th में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, 11th में भी आपने थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ा हुआ है, तो आपको ये याद होंगे विटामिन। ठीक है, देखो रिकेट्स जो आपके पास है, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास होता है? कौन सा होता है? ध्यान में रखना, विटामिन डी की वजह से होता है। ठीक है, तो 7th का क्या हो जाएगा? बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज द परनीसियस एनीमिनिया। एनीमिनिया जो आपके पास है, वो किसकी वजह से होता है? B12 की वजह से बच्चा होता है। तो 8th का क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th कहता है द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज द स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? सी से स्कर्वी होता है बच्चा, ऐसे याद करते हैं हमेशा। ठीक है, तो विटामिन सी जो आपके पास है, 9th का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला, 10th आपके पास कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम। आपको 1 और 2 को मैच करना है कि कौन किससे फिट आपके पास होता है।
तो देखो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोटीन लिखा है, न्यूक्लिक एसिड लिखा है, डीएनए लिखा है, ज्विटर आयन लिखा है। देखो जो अमीनो आपका एसिड होता है वो किसकी तरह काम करता है? आपके पास ज्विटर आयन की तरह काम करता है। ये हमने एक क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा-सा अगर इसके बारे में एक बार पढ़ भी लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो बच्चा जो अमीनो एसिड आपके पास होता है, थोड़ा-सा इसके बारे में समझो। अमीनो एसिड क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, आपके पास अमीनो ग्रुप होता है और क्या होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। तभी इसको क्या बोलते हैं? अमीनो और एसिड, अमीनो एसिड बोलते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है? अब देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्या मतलब का मतलब होता है कि अमीनो एसिड्स है जिसके पास अमीनो ग्रुप आपके पास अगर अल्फा पोजीशंस पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर अमीनो ग्रुप आपके पास किस पर है? अल्फा पोजीशन पर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। एक एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो आपके पास बच्चा ये कार्बन है, ये आपके पास एसिडिक ग्रुप है और इस कार्बन के पास क्या है? अमीनो है। अब देखो अमीनो के पास ये जिस कार्बन पर है इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। ठीक है? और अगर सबसे बेसिक की बात करें तो इसके पास एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन बोलते हैं। तो ये क्या है? अमीनो एसिड है। क्यों है? क्योंकि इसके पास अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। सेम वे से अगर मैंने यहाँ पर आपके पास CH है, कार्बन के साथ COH लगा दिया, NH2 लगा दिया, एक हाइड्रोजन है लेकिन एक को मैंने मिथाइल ग्रुप के साथ चेंज कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते थे? एलानीन बोलते थे। ALA से इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? इस तरह से हमारे पास वेलेनिन भी आता है। वेलेनिन का क्या हो जाता है? आपके पास ये CH3 ग्रुप है, इसको हटा के क्या आता है? कार्बन आपके पास है और इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप। अगर आप ये जोड़ देते हो आपके पास क्या बन जाता है? वेलिन आपके पास बन जाता है जिसको VAL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अगर एक कार्बन बढ़ा के कर देते हैं तो उसको ल्यूसीन बोलते हैं। इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको बेसिक कांसेप्ट समझना था, अमीनो एसिड आपके पास क्या होता है, सबसे छोटे वाले का ध्यान में रखना है, बेसिक जो आपके पास स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो किसकी बनी होती है? ग्लाइसिन की बनी होती है। इसके बाद देखो बच्चा अमीनो एसिड आपके पास है वो 3 तरह का होता है। एक आपके पास होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक आपके पास होता है एसिडिक अमीनो एसिड और एक आपके पास होता है बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है? एस न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप आपके पास हैं, मतलब COH ग्रुप है, दोनों सेम हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। क्लियर है? एसिडिक का मतलब क्या है? ओवरऑल इफेक्ट एसिड का ज्यादा होगा, मतलब जहां पर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप किससे? नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप से, तो वहां उसको अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। बेसिक का मतलब है जहां पर नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप आपके एसिडिक ग्रुप से ज्यादा हो जाएंगे, उन अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? बेसिक अमीनो एसिड बोलेंगे। अगला जो मेन प्रॉपर्टी हमारे पास है जिससे हमारा ये क्वेश्चन जुड़ा है, ठीक है, बेसिक अगला हमारे पास होता है कि जो अमीनो एसिड आपके पास हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक बिहेवियर है। इससे पहले एक छोटा सा एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, ये ऐसे होते हैं, एम्फोटेरिक करेक्टर के होते हैं, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जो आपके पास एसिड की तरह भी एक्ट करे और एज वेल एज आपके पास क्या करेंगे? बेस की तरह भी रिएक्ट करे, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। अब देखो अगर मेरे पास कोई अमीनो एसिड है, मतलब ये COOH ग्रुप मेरे पास है, इधर मेरे पास अमीनो ग्रुप है, ठीक है। अब देखो बच्चा इसी एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? अमीनो ग्रुप है, मतलब जो बेस की तरह काम करता है, ये आपका एसिड है। तो बेस का काम क्या होता है? प्रोटोन को एक्सेप्ट करना, तो ये क्या करता है? यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेता है और जैसे ये इस हाइड्रोजन को लेगा आपके पास तो क्या बनेगा? ये CH, C डबल बॉन्ड O। अब देखो इसने प्रोटोन को लिया है तो यहाँ पे क्या रहेगा? O नेगेटिव रहेगा। अब इसने एक्सेप्ट किया है प्रोटोन को तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? NH3 पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा।
क्लियर है? तो ये क्या काम कर रहा है? आपके पास एसिड की तरह काम भी कर रहा है और बेस की तरह काम भी आपके पास कर रहा है। और अगर मैं देखूं कि एक ही स्पीशीज के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इसका मतलब क्या है कि एक तरह से क्या बना रहा है, इंटरनल सोल्ट जनरेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सोल्ट बोलते हैं। कि इसका जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है, जिसकी वजह से क्या करता है, अगर उस नेचर को एक्सप्लेन करते हैं आपके पास, तो ये क्या कर रहा है, इंटरनल सोल्ट बना रहा है। और ये जो इंटरनल सोल्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन बोलते हैं। अमीनो एसिड, क्योंकि बेस आपके पास है, बेस क्या करता है, अपने ही स्ट्रक्चर में से प्रोटॉन को लेकर यहाँ पे डाइपोलर स्पीशीज को जनरेट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोल्ट आपके पास बना रहा है। और यही इंटरनल सोल्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन बोलते हैं। ज्वीटर आयन का मतलब क्या है? डाइपोलर स्पीशीज। डाइपोलर स्पीशीज क्यों? क्योंकि दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास, तो क्या बोलते हैं, डाइपोलर स्पीशीज, जिसके पास क्या होता है, एसिडिक पार्ट भी होता है एज वेल एज बेसिक पार्ट भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वीटर आयन बोलते हैं। दैट इज द डाइपोलर स्पीशीज विच आर हैविंग बोथ एसिडिक एंड द बेसिक पार्ट। ठीक है, उसे ज्वीटर आयन बोल देंगे। अब ज्वीटर आयन की खास बात क्या है हमारे पास, क्योंकि एसिडिक नेचर भी कर रहा है, आपके पास बचा बेसिक नेचर, बेसिक पार्ट भी आपके पास, इसके पास है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी पीके वैल्यू भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। ये भी क्वेश्चन एक आता है। अब पीके वैल्यू 2 कैसे आएंगी, एसिडिक के बिहाफ पर पीके ए आएगी, बेसिक के बिहाफ पर पीके बी आएंगी, तो 2 वैल्यू आएंगी ना आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, जब पढ़ ही रहे हैं तो अमीनो एसिड आपको क्लियरली बता देती हूँ। इसके बाद जो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर बच्चा अभी अभी हमने पढ़ा है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। आप कैसे एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करोगे? तो उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के कंसेप्ट से आपको समझ में आता है कि ये अमीनो एसिड जो आपके पास है, वो एम्फोटेरिकली कैसे बिहेव आपके पास कर रहा है। होता क्या है, ये मेरे पास एक मान लिया चैम्बर है, ये मेरे पास एक रोड है, एक दूसरी रोड मेरे पास ये है, बीच में मान लिया मैंने कोई भी अमीनो एसिड डाल दिया, ये मेरे पास क्या है, एक अमीनो एसिड मेरे पास है। अब आपको पता है इधर वाला क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड रहता है, जिस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये मेरे पास कैथोड है, जिस पर क्या रहेगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कराया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे काम करेगी बच्चा, कि आपके पास जो भी अमीनो एसिड है, ये मान लिया मेरे पास ये अमीनो एसिड है, तो ये अमीनो एसिड क्या काम करता है, लो पीएच पर काम करता है। ठीक है, मतलब आपके पास एसिडिक मीडियम में है, तो मतलब क्या करेगा, प्रोटॉन को लेगा ना बच्चा। अगर प्रोटॉन को लेगा तो किस पे जाएगा, प्रोटॉन, NH3 पॉजिटिव आपके पास बनेगा, ये COOH है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, केटायन आपके पास बन रहा है। और अगर केटायन होगा तो केटायन किसकी तरफ में माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट कहाँ करेगा बच्चा, टुवर्ड्स द कैथोड करेगा। अब कैथोड क्यों करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आपने एसिड डाला एसिडिक मीडियम में, मतलब जब आप लो पीएच पर बात करते हो, तो आपके पास जो ये क्या बोलते हैं इसको, अमीनो एसिड है, वो कहाँ जाएगा आपके पास, कैथोड जो आपके पास रोड है, उस पर जाकर आपके पास लग जाएगा। मतलब उसकी तरफ में क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। अब देखो, अगर आपने क्या किया, बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन कराई बच्चा, ठीक है, ये आपके लिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर क्या होता है बच्चा, कि ये जो मेरे पास आपने अमीनो एसिड लिया था, बेसिक मीडियम का मतलब है OH नेगेटिव, कोई भी बेस आप डाल रहे हो, KOH डाल रहे हो, NOH डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होता है, हाई पीएच बैलेंस पर रहेगा, क्योंकि बेस है, आपको पता है बेस के लिए क्या होना चाहिए, बेसिक मीडियम के लिए पीएच हाई होता है ना। 7 न्यूट्रल आपके पास रहेगा। लो का मतलब एसिडिक मीडियम, और हाई का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, CH है, C आपके पास है, OO नेगेटिव आपके पास, और इधर मेरे पास क्या है, NH2। क्लियर है, आपके पास प्लस में क्या होगा, वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपके पास एनायन बन रहा है।
अब एनायन किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज किस पे है? एनोड के ऊपर है। तो एनायंस जो आपके माइग्रेट होंगे वो किसकी तरफ में होंगे? टुवर्ड्स द एनोड आपके पास होंगे। तो ये कुछ कंसेप्ट आपके पास है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक तरफ एनोड पे जा रहा है, एक तरफ कैथोड पे जा रहा है, इसीलिए तो आपके पास एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब एक यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट आपके पास आता है। देखो, दो पीएच है बच्चा। एक पीएच पर ये क्या जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। मतलब अगर आपने आपने हाई पीएच को अगर रखा है, हाई पीएच पे एनोड पे जा रहा है, लो पीएच पर आपके पास कहाँ जा रहा है? कैथोड पे जा रहा है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी पीएच आपके पास बन जाए, आपके पास एक ऐसी पीएच हो जहां पर आपके पास ये अमीनो एसिड है, ना तो वो आपके पास एनोड की तरफ जाए और ना ही वो कैथोड की तरफ जाए, तो उस पीएच, वो जो पॉइंट आपके पास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम उसे बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आपके पास है वो पूरा अमीनो एसिड का है। आप जब भी अमीनो एसिड को पढ़ो तो ये एक कहानी की तरह आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको एक स्टोरी की तरह बायोमोलिक्यूल मुश्किल नहीं है, खासकर जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, वो बड़ी गड़बड़ करते हैं और इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। बच्चे, एक स्टोरी की तरह है। अगर आप एक बार आपने अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट करके पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपको सबसे ईजी लगेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी अमीनो एसिड के बारे में। आपको पूरा ये कह लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरा सम अप आपका इस चैप्टर का इसी वाले लेक्चर के अंदर हो जाएगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं पहले। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको। इसने बोला था अमीनो एसिड है, किससे मैच करेगा? ज्विटर आयन से करेगा, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद देखो थाइमीन जो बच्चा आपके पास होता है, थाइमीन किससे जुड़ा होता है? डीएनए से होता है। आगे जब हम डीएनए पे बात करेंगे, ठीक है, वहां पर आपको देखोगे आप एजी, आपके पास सीटी, इन बेसिस के बारे में देखोगे। इंसुलिन जो आपके पास होती है बच्चा, इंसुलिन किससे होती है? प्रोटीन से कनेक्ट होती है। फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड आपके पास होता है, ये किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड से होता है। तो आपको एबीसीडी के बारे में ही पूछा था, एबीसीडी के बारे में आपको बताना था। अगर आप यूरेसिल की बात करते, यूरेसिल भी किस में आता है? डीएनए के अंदर आपके पास आता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट मैच आपके पास था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चा क्या कहता है। ये कहता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, कर्डलिंग जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो बच्चा आपके पास होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। प्रोटीन के अंदर हमने एक ये टर्म थी जो हमारे पास रह गई थी डिस्कस करनी। ठीक है बच्चा, देखो जो हमारे पास डीनेचुरेशन है प्रोटीन की, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जब अगर मान लिया मेरे पास कोई भी प्रोटीन है और अगर मैंने इस प्रोटीन को हीट किया, ध्यान से सुनना, अगर हम प्रोटीन को हीट करते हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस कर देता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो आपका प्रोसीजर है आपके पास, जब उसको हीट करने पर अगर वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चा, एंजाइम की जब मतलब जब जरूरत नहीं होती, आप उसे क्या करना चाहते हो? स्टोर करना चाहते हो ना। थोड़ा सा समझना इसके बारे में। जब आपको एंजाइम की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे? कि वो स्टोर करना चाहोगे। तो आप चाहोगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो क्या रहे? शांत रहें आपके पास। क्योंकि अगर वो एक्टिव हो जाएंगे तो एंजाइम अपना काम आपके पास करने लग जाएगा, तो आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि एंजाइम क्या करेंगे? थोड़ा-सा शांत रहेंगे। और अगर उसका शांत रहने का मतलब क्या है? कि जो एक्टिविटी वो शो कर रहे थे, वो एक्टिविटी शो ना करें। तो इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर एंजाइम को हम क्या करते हैं, मान लिया मुझे अगर उसको शांत करना है, तो मैं क्या करूँगी? आपके पास उसको थोड़ा-सा लो टेम्परेचर पर दे दूँगी, या फिर मैं उसकी क्या कर दूँगी? पीएच को बदल दूँगी।
अगर मैंने उसको टेम्परेचर लो कर दिया और अगर मैंने उसकी पीएच को बदल दिया, तो वो क्या कर देते हैं, अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है आपके पास, उसका लॉस कर देते हैं। और जब आपको ज़रूरत होती है, तब आप उसको क्या करते हो, नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड करा देते हो, फिर उसे क्या हो जाता है, उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वापस से मिल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन बोलते हैं। 2 वर्ड हैं, एक डीनेचुरेशन है, एक रीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन का मतलब है जब प्रोटीन ने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस कर दिया, और जब उसको वापस से मिल जाएंगी उसको हम क्या कहते हैं, रीनेचुरेशन कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, कैसे इसकी जरूरत पड़ती है? ठीक है। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आपके पास कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, वो आपके पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का ही आपके पास एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो 11th का सही आंसर क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसके बाद देखो, विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड टू दैट इन द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो डीएनए के अंदर आपको बताना है क्या है, आपके पास साइटोसिन बताया है। साइटोसिन के साथ क्या होता है, हम सी के साथ क्या याद करते हैं, जी याद करते हैं डीएनए के अंदर। तो इसका मतलब सी के साथ जी, जी को क्या बोलते हैं, गुआनिन बोलते हैं ना बच्चा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गुआनिन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन डीएनए। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, 12th का बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड अभी अभी पढ़ा था हमने, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके पास एसिडिक पार्ट भी होता है, बेसिक पार्ट भी होता है। तो ये आपके पास क्या थे, 1 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब इसके साथ एक छोटा सा समअप और करती हूँ आपके लिए। हमने यहाँ पे विटामिन पढ़े हैं ना बच्चा, किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक बार मैं आपको इसको समअप करके बता देती हूँ, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है। देखो, अगर विटामिन ए आपके पास होता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस याद करना है। एक और होता है जीरो थैलेमिया, भी आपके पास किससे होता है, विटामिन ए से होता है, वो भी लिख सकते हो, जीरो थैलेमिया आपके पास। अगर बी है, बी से क्या बनता है, बेरी बेरी बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोलते हैं। विटामिन सी, सी से क्या रहता है आपके पास, स्कर्वी रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बी के अंदर B12 भी याद करो, B12 से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया आपके पास होता है। ये डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, सारी की सारी डेफिशिएंसी डिजीज आपके पास है। ठीक है, अगर मैं B2 की बात करूं, B2 की वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आपके पास रहता है। ठीक है, अगर मैं विटामिन B6 की बात करती हूँ आपके पास, तो कन्वल्जन आपके पास होता है। ठीक है, अगर सी की बात करूं, सी का मतलब किससे रहेगा, स्कर्वी से रहेगा। विटामिन डी की बात करूं तो उससे क्या रहता है, रिकेट्स रहता है। एक और है ऑस्टियोमेलेसिया आपके पास है, वो डी से होता है। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जीरो मेल जीरो थैल्मिया जो आपके पास है, ये देखो, जीरो थैल्मिया है वो विटामिन ए की वजह से है। ठीक है, और ऑस्टियोमेलेसिया है वो किससे है, विटामिन डी से आपके पास है। ठीक है, अगर मैं के की बात करती हूँ, के से आपके पास क्या रहता है, ब्लड क्लोटिंग, डिलेड ब्लड क्लोटिंग बेसिकली आप बोल सकते हो, प्रॉपरली अगर बोलना चाहो तो। विटामिन ए की वजह से क्या होती है बच्ची, जो हमारे मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, और जो हमारी आरबीसी की फ्रेजिलिटी है वो हमारे पास बढ़ती है इससे, जब हम विटामिन ई की बात करते हैं। तो ये छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। पेपर में 1 नंबर में विटामिन से ये चीज़ पूछी जाती है, या आप इसको समअप करके एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको रब कर दें एक बार फटाफट से। 13 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट आपका पूरा हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चा, 14 देखो, 14 से 20 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। देखो बच्चा, असर्शन आपके पास क्या कहता है, 14 क्वेश्चन ये कहता है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। आपके पास बिल्कुल सही बात है कि जो आपके पास एंजाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी और पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, ये बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, एंजाइम्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक क्यों होते हैं? क्योंकि क्योंकि इनके पास क्या होती है कि हर एंजाइम्स क्या करता है, एक एक्टिव साइट कंटेन करता है, जो एक स्पेसिफिक साइज की होती है और स्पेसिफिक शेप की होती है। ठीक है ना? इसकी एक कोई भी एक एक्टिव साइट होती है, इसकी जो एक्टिव साइट है, हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और उसकी एक पर्टिकुलर साइज़ और शेप होती है। उसी की वजह से वो आपके पास क्या होती है, किसी रिएक्शन के लिए और सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है? तो देखो ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन आर का जो आपके पास ए है, उसका सही रीज़न आपके पास है, वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14th का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की नहीं है। ठीक है? तो 15th की तरफ बढ़ते हैं। 15 कहता है आपको, द बैकबोन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल इज अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो आपके पास दोनों है उसके अंदर बेस भी होता है, शुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। सही बात है, तो इसका मतलब ए आपको सही दिया है। आगे कहता है हमारे पास ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन ही आपके पास नीचे दिया गया है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये भी सही बात है, दोनों डिफर करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में, और उसी की वजह से आपके पास क्या है, ऊपर वाली चीज रहती है। तो आपके पास ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों क्या है, एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे देखो क्या कहता है, विटामिन से कैन नॉट बी स्टोर इन अवर बॉडी। हमने पढ़ा था कि विटामिन से है आपके पास कौन कौन से, बी और सी हैं। बेसिकली B1, B2, B6, B12 और सी, ये क्या होते हैं बच्चा, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल हैं तो बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो इसका मतलब ए आपको क्या दिया गया है, सही दिया गया है। आर देखो आपके पास क्या है, इसने बोला है विटामिन सी फैट सोल्यूबल होता है, गलत बात है। विटामिन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल हो, वाटर सोल्यूबल है, तो ए सही हो गया, आर गलत हो गया। और ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, ए का सही होना, आर का गलत होना, वो हमेशा क्या रहता है, विटा आपके पास सी है। ऊपर देखो यहाँ पे ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, तो आपके पास क्या है, 16 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 17 क्या कहता है, इसने बोला है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अभी अभी हमने कंसेप्ट को समझा था, सही बात है। रीजन बोलता है टेट्रा पेप्टाइड कंटेन 4 अमीनो एसिड लिंक बाय द, आपके पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड, गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अभी हम कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं, और आपके पास इस दोनों एक दूसरे का आपस में किसी का कोई लिंक भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ए सही है और आर गलत है। इतना ही देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 17 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर आपको नहीं पता, टेट्रा पेप्टाइड है ना, अगर 4 पेप्टाइड अगर आपके पास होंगे, मतलब जिसमें 4 अमीनो एसिड आपके पास बनेंगे, वो किससे कनेक्ट रहते हैं, अगर 4 होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा, एक कम बनते हैं। 4 होंगे तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 3 कनेक्ट होंगे तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 रहेंगे तो बॉन्ड कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसने 4-4 दिया है, तो रीजन क्या है, गलत है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास क्या कहता है, असर्शन में बोला है इसने, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाया अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। क्या बोला है, फाउंड टू हैव, हाँ सही बात है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर बच्चा हमने दो ही पढ़े हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या है, सही है। इसके बाद कहता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो स्टेबलाइज्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है, सही बात है बिल्कुल आपके पास। ठीक है, और रीजन आपके पास देखो, स्ट्रक्चर का बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसने बोला है कि दो तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर रीजन देना चाह रहे हो, रीजन इसका सही आंसर नहीं है। बात तो सही बोली है 18th के अंदर, ठीक है ना। तो आंसर देख लेना ऊपर से कौन सा बनेगा, रीजन नहीं है तो ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18th का ए। लेकिन अगर हम दोनों बोलेंगे रीजन, इसमें मुझे थोड़ा सा एक सेकंड डाउट है बच्चा। अ, एक सेकंड, प्रोटीन्स है अल्फा बीटा,
प्रोटीन स्टेबलाइज्ड बाय, ए तो ठीक है, आर भी ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम दे भी सकते हैं वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, क्योंकि बाकी दोनों अल्फा और बीटा के अंदर दोनों चीजें सेम होती हैं, बस डिफरेंस कहाँ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे होता है, तो उसके बिहाफ पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। ये अगले लेक्चर में आपको जब मैं फर्स्ट टॉपिक बताऊंगी तो मैं इसका सही आंसर बताऊंगी, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि ए भी सही है, आर भी सही है, प्रॉपर क्या बनेगा थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको चेक करके बताऊंगी बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि जो इनके स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस आपके पास होते हैं उनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और उसी की वजह से क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका रीजन आपको बच्चा पता होना चाहिए। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, किसके बीच में बनते हैं, बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स, स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, उसी की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास होते हैं। अगला देखो क्या कहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस, सही बात है। इसी का तो एक्सप्लेनेशन अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए की, तो 19th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बनता है बॉन्ड, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर डीएनए जो आपके पास होता है बच्चा, डीएनए के अंदर क्या होता है, ATCG होता है, याद आया। ए के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बनता है आपके पास। डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई हो गया, ये गलती मत करना, दोनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और सी और जी के बीच में क्या बनते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपके पास सी को क्या बोलते हैं, साइटोसिन बोलते हैं। आपके पास जी को क्या बोलते हैं, ग्वानिन, थाइमिन आपके पास होता है। टी से आपके पास थाइमिन है, ए से क्या होता है, एडेनिन होता है, ठीक है। डीएनए तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 20 क्वेश्चन नंबर आ गया। देखो बच्चा 20 के अंदर क्या है, असर्शन में बोला है टू स्ट्रैंड्स इन डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पढ़ लिया है हमने, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनके बेसिस के स्पेसिफिक पेयर्स के बीच में। आगे दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, ठीक है। आपके पास देखो बच्चा, यहाँ पर आपके पास क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड थोड़ा ना बनता है, अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ लिया क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब रीजन गलत है, ए सही है, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, नेम द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस ऑफ टू द 1' पोजिशन ऑफ द शुगर इन द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर 1' पर अगर आपने बेस की अटैचमेंट करती है, तो बच्चा देखो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड ही तो बनता है ना। शुगर आपके पास है, आपने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें कॉमन है, एक चीज आपने ऐड कर दी, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड ही तो बन जाएगा, शुगर बेस प्लस में फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। आपके पास सेकंड देखो 22, नेम द स्पीशीज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। देखो बच्चा, जब भी मैं वाटर के अंदर अमीनो एसिड को डिसॉल्व करती हूँ, क्या बनता है, ज्वीटर आयन बनता है, डाइपोलर स्पीशीज आपके पास बनती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बता देना है। इसके बाद देखो, अमीनो एसिड शो द एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, याद आया आपको, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट पढ़ा था कि अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप भी होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है, इसीलिए वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसीलिए वो क्या होता है, आपके पास एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा कंसेप्ट बताकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एम्फोटेरिक बिहेवियर कैसे ये शो करता है, ठीक है। देखो आपके पास दोनों में एक खास बात है, दोनों में एक थोड़ा सा फर्क समझना आप। अगर आपसे पूछा है एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों है, तो आप सीधा बता सकते हो कि एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, क्यों के अंदर आप बता सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का भी बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे हाउ पूछ लिया कि
कैसे एम्फोटेरिक बिहेवियर है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही आपको आंसर देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो, 1 मार्क का। व्हाट आर द बायो कैटलिस्ट, गिव एन एग्जांपल। बायो कैटलिस्ट आपके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स जो बेसिकली होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं बच्चा, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, हमारे पास माल्टोज होती है। माल्टोज को जब हम ग्लूकोज में चेंज करते हैं, माल्टोज का मतलब क्या होता है, C12H22O11। ठीक है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, एंजाइम डालते हैं। कौन सा डालते हैं, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए माल्टेज डालते हैं। अब माल्टोज क्या करता है, 2 यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो आपके पास एंजाइम है, कैसा है, एंजाइम्स क्या है, बेसिकली इस बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप इस तरह से बोलोगे, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट दैट इज नीडेड टू कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। व्हाट आर द एंजाइम्स, सेम चीज अभी अभी मैंने बताया है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल catalyst that catalyze the biological biochemical reactions। ठीक है। किससे बना होता है एंजाइम, पता है ये बात, एंजाइम किससे मिलके बनता है, प्रोटीन से मिलके बनता है बच्चा। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये हमने अभी अभी ऊपर भी पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज किया तो क्या लेते हैं, सिर्फ माल्टेज ही लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है, ये सब क्या है बच्चा, एंजाइम्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो, डिफाइन द पेप्टाइड लिंकेज। 26 क्वेश्चन, पेप्टाइड लिंकेज आपके पास कब बनता है, जब अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन करते हो तभी बनता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, CONH लिंकेज होती है। तो आप बोल सकते हो, पेप्टाइड लिंकेज is an amide linkage that is formed between the amino group and the carboxylic acid group of one amino acid and the आप ऐसे बोल सकते हो, एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप से जो मिला के आपके पास अमाइड लिंकेज बनती है, उसको पेप्टाइड लिंकेज बनते हैं, कहते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो बना लो, पेप्टाइड लिंकेज इज द अमाइड लिंकेज दैट इज द CONH लिंकेज दैट इज फॉर्म्ड between the carboxylic group of one amino alpha amino acid and the amino group of the other alpha amino acid that is formed by the loss of the water molecule। ऐसे करके आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखो, राइट द नेम ऑफ लिंकेज बिटवीन 2 अमीनो एसिड। 2 अमीनो एसिड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, बहुत बार पढ़ लिया है। What type of bonding help in stabilize the alpha helix structure of protein? कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। What are the different type of RNA molecule which perform different functions? ये देखो भाई, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। इसने बोला है आरएनए, अलग अलग तरह का जो आरएनए है, किसका फंक्शन कैसा होता है, कौन कैसे फंक्शन करता है। देखो बच्चा, हमारे पास जो आरएनए होता है वो 3 तरह का आरएनए होता है, जिसके फंक्शन भी अलग अलग हैं। अब जो 3 आरएनए हैं उसमें एक होता है mRNA, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है tRNA, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। एक हमारे पास होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, rRNA बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर एक जेनेटिक कोड होता है। ठीक है। डीएनए के अंदर ये इस जेनेटिक कोड को कहाँ पे भेजता है, राइबोसोम को भेज देता है। मतलब ये मैसेंजर की तरह काम करता है, मतलब मैसेज भेजने में काम करता है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है। अब देखो, आप बोल सकते हो कि इट कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोमल, दैट इज देयरफॉर इट इज नोन एज द एम आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए आपके पास।
उसके बाद देखो बच्चा, अगला जो आपके पास है वो आपके पास टीआरएनए होता है। टीआरएनए का बेसिकली काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को एमआरएनए की एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर। समझ आया काम क्या है? आपके पास टीआरएनए जो आपके पास होता है, टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर, नाम से पता चल रहा है ना ट्रांसफर। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसका करता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है एक स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, वो काम किसका है, टीआरएनए का काम है। लास्ट में राइबोसोमल आरएनए जो आपके पास होता है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, राइबोसोम को फॉर्म करना होता है, और ये राइबोसोम्स क्या होते हैं आपके पास बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें यूज किए जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस है जो ध्यान में रखने हैं। नाम से ध्यान रखो, मैसेज मैसेज भेजेगा, मतलब कुछ मैसेज किसकी फॉर्म में जाते हैं, हमारे डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड की मदद से जाते हैं। तो ये जेनेटिक कोड को राइबोसोमल तक पहुंचाता है। ट्रांसफर का मतलब है स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक साइट पे जाएगा एमआरएनए की। और राइबोसोमल का मतलब है ये राइबोसोम्स बनाते हैं, और राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो आपको इसमें लिखने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, नेम द डेफिशिएंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ द विटामिन ए एंड ई। हमने पढ़ चुका है, ए की वजह से क्या होता है, जीरो थैलेमिया होता है, या फिर हमने नाइट ब्लाइंडनेस का पढ़ा था। ठीक है, विटामिन ई की वजह से क्या होता है, आरबीसी की फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और हमारी क्या हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है अगर इसकी कमी होती है तो। 31 देखो, व्हाट इज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमने पढ़ा है डीनेचुरेशन अगर मेरे पास होता है, डीनेचुरेशन की वजह से क्या होता है, उसके कोई भी अमीनो एसिड है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। होता क्या है, जब डीनेचुरेशन बच्चा होता है तो कोई भी मेरे पास, जैसे मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो क्या हो जाता है, अनकॉयल हो जाता है। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा आपके पास तो क्या हो जाएगी, अलग अलग रैंडम कन्फर्मेशंस आपके पास बन जाएगी। मतलब एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशन थी, अगर यहाँ से आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगी, बहुत सारी रैंडम कन्फर्मेशंस आपके पास टूट जाएंगी। ठीक है, मतलब डीनेचुरेशन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपके पास खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, जब हम डीनेचुरेशन की बात करते हैं ना, जो इफेक्ट आपको नजर आता है ना वो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी में आता है। कभी भी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है। समझ आई बात? प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, एक बेसिक सीक्वेंस है आपके पास। तो यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा तो पूरा प्रोटीन की फंक्शन ही चेंज हो जाएंगे, पूरा प्रोटीन बिल्कुल अलग हो जाएगा आपके पास, फिर आप उसको वापस से नहीं जोड़ पाओगे। समझ आया? डीनेचुरेशन के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी जो प्रोटीन है सिर्फ उसी के बॉन्ड टूटते हैं, उसी में चेंजेस होता है, उसी की जो स्पेसिफिक कंफर्मेशन होती है वो रैंडम कंफर्मेशंस के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो 32 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हाउ द हार्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोर्स एंड फंक्शन। देखो डिफरेंस पूछा है बेसिकली, विटामिन है और आपके पास क्या है, दूसरा हार्मोन्स है। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं हमारे पास, ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, लेकिन हमारे कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन जो हमारी बॉडी करती है उसको परफॉर्म करने के लिए स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, जो हमारे बाहर से सप्लाई किए जाते हैं हमारी बॉडी को, उसी को क्या बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बट मस्ट बी सप्लाइड इन द स्मॉल अमाउंट टू perform to function the specific biological function to specific biological function.
हार्मोनल्स का मतलब क्या होता है? हार्मोनल्स क्या होते हैं? एक तरह से हमारी जो ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो क्या करता है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में हमारे पास इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? हार्मोन्स बोला जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद देखो 34 क्वेश्चन, ऑफ द टू बेसिस नेम्ड बिलो विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, थाइमिन जो आपके पास होता है किस में होता है? आपके पास डीएनए के अंदर होता है। और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो आप लिखोगे आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और थाइमिन किस में रहेगा? डीएनए में रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, आगे देखो, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। ठीक है, देखो होता क्या है आपके पास कि जब हम मतलब एग को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहला काम क्या होता है? कोगुलेशन होता है। और कोगुलेशन के बाद फाइनली आपके पास क्या होता है? डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है बच्चा। ठीक है, बस आपको यही बात इसमें ध्यान में रखनी है। जब हम एग को बॉयल करते हैं, आपके पास पहले क्या होता है? कोगुलेशन रहेगा। कोगुलेशन के बाद क्या होता है? फाइनली डीनेचुरेशन हो जाएगा। अब आपको पता है डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? कि आपका जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का वो बिल्कुल खत्म हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। ठीक है, उसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे होता क्या है कि जो एग के अंदर पानी होता है, ये आपके पास एग है, इसके अंदर जो पानी आपके पास प्रेजेंट होता है, जो कोगुलेट प्रोटीन्स है, इसके अंदर ये एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब हो जाता है। किसके थ्रू होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एग के अंदर जो पानी आपके पास प्रेजेंट होता है, इसे क्या करता है? जो कोगुलेटेड प्रोटीन हमारे पास होता है, वो उसके अंदर या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर एडजॉर्ब हो जाएगा। किसके थ्रू होता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमेशा किसके थ्रू होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर आपको बताना था। इसके बाद देखो, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज द डिजीज परनीसियस एनीमिया। कौन करता है परनीसियस एनीमिया? B12 करता है। डिफाइन द फॉलोइंग वन एग्जाम्पल, ज्वीटर आयन हम पढ़ चुके हैं, ज्वीटर आयन क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन हमें बतानी है। पॉलीपेप्टाइड कब कब बनती है? हम पढ़ चुके हैं, जब हमारे पास क्या रहेंगे? कितने ये क्वेश्चन आप मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पॉलीपेप्टाइड हमने 3 पॉलीपेप्टाइड पढ़े थे। डाई पेप्टाइड पढ़ा था थोड़ा सा अगर आपको याद हो, उसके बाद ओलिगो पढ़ा था, पॉलीपेप्टाइड पढ़ा था। याद आया थोड़ा सा? ठीक है, पॉलीपेप्टाइड किसको बोलेंगे? कितने अमीनो एसिड से मिलके बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू? ये आप मुझे बताना। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन की तरफ है। आगे कहता है, डीएनए आपके पास फिंगर प्रिंटिंग है, उसको यूज किया जाता है पैटर्निटी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपके पास। ठीक है, पैटर्निटी इंडिविजुअल के लिए हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए हेल्प इन द प्रोसीजर। कौन सी प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करती है, वो आपको यहाँ बताना है। देखो बच्चा, डीएनए का अंदर क्या है? जो बेस का सीक्वेंस होता है, बेस का सीक्वेंस होता है, वो बेसिकली क्या होता है? बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, अगर वो यूनिक और अगर पर्सन के अंदर यूनिक आपके पास होगा, यूनिक होगा तभी तो आप क्या कर सकते हो? फिंगर प्रिंटिंग मतलब पैटर्निटी इंडिविजुअल के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एक तरह से आप क्या बोल सकते हो? इसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो कि एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है, जो कहाँ से होता है? एक इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर होता है। कहाँ से होता है? उसके पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसी वजह से वो क्या होता है? अगर वो पेरेंट से अगर इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो रहा है, उसी की वजह से पैटर्निटी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा।
ठीक है, यही बात आपको बताना था यहाँ पे। आपको ये बोलना था कि अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द डीएनए इज द यूनिक फॉर अ पर्सन एंड दिस इज अ इट इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफर्ड टू द इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दिस हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पेटर्निटी। आगे देखो, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्ट टू चेंज अ पीएच। आपको बताना था पीएच के अंदर क्या चेंज रहेगा। हमने ये पढ़ा था, जब मैंने प्रोटीन का आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, तो आप बोल सकते हो कि व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज अ पीएच, क्या होता है, द डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन टेक प्लेस वेयर एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटेक्ट। यही तो होता है। 3 अमीनो एसिड आर गिवन बिलो, 3 है, एलानिन आपको दिया है, एस्पार्टिक दिया है, लाइसिन दिया है, तीनों का स्ट्रक्चर आपको साथ में दे दिया। ये कहता है मेक 2 ट्राइपेप्टाइड यूजिंग आपके पास दीज अमीनो एसिड एंड मार्क द पेप्टाइड लिंकेज इन बोथ द केसेस। इनको मिला के आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है बच्चा। ठीक है, अब देखो आपके पास पहला स्ट्रक्चर, देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है, CH3, इस CH के ऊपर COOH और यहीं पे क्या है, NH2 है। तीसरा क्या है, तीनों को मिला के बनाना है ना। अगला क्या है, COOH, यहाँ पे CH2, ठीक है, आपके पास यहाँ पे CH, इसको रब करो, ठीक है, इस CH के साथ COOH है और यहाँ पे NH2 है। ठीक है, इसके बाद नाइसिल है, नाइसिल में क्या है, NH2 आपके पास है। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, COOH आपके पास है, इस वाले कार्बन पर NH2 है और इसके ऊपर CH2 का होल 4 आपके पास है और इधर क्या है, NH2 है। तीनों को इस तरह से जोड़ोगे। अब क्या करना है, तीनों को जोड़ के यहाँ से वाटर निकालना है, ये चीज निकल जाएगी, इधर से ये चीज निकल जाएगी, CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड। इनको फर्दर क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लो भाई, CH3 है ना, इनको ऐसे लिख लो, COOH इधर लिख लो, CH3 इधर लिख लो। अब फिर क्या हो जाएगा, इधर से OH जो हट जाएगा, इधर से ये हट जाएगा, दोनों को जोड़ दो। या सिर्फ 3 को जोड़ना है तो जो जैसा है उसको वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड आपको बना के बेसिकली यहाँ पे दिखाना था। ठीक है, आगे इसने बोला है रिप्रेजेंट एलानिन इन अ ज्विटर आयन। देखो ज्विटर आयन में बताना है एलानिन कैसे लिखा जाता है, कार्बन, इधर हाइड्रोजन आपके पास है, इधर CH3 ग्रुप आपके पास है, इधर COH ग्रुप है, इधर आपके पास NH2 है। करना क्या है, ये वाला हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ा के पॉजिटिव चार्ज लगाना है, क्योंकि स्पेस ने क्या किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो यही आपके पास क्या बनता है, इसका ज्विटर आयन स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। ठीक है, इसको रब कर दे। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोलता 42 के अंदर बोलता है वाई आर द विटामिन बी एंड सी असेंशियल फॉर अस। बी और सी आपको क्यों जरूरत होती है। हमने पढ़ा था विटामिन जो होते हैं बच्चा दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में कौन से आते हैं, विटामिन बी सी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो विटामिन बी और सी हैं वाटर सॉल्यूबल हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाते हैं। अगर एक्सक्रीट कर जाएंगे तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, इसीलिए हम कहेंगे वो एसेंशियल होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर कौन सा आता है, विटामिन B1 2, विटामिन 6 हमारे पास आता है और विटामिन कितना है 12 आपके पास है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं विटामिन बी और सी। अगर हम विटामिन B12 का हम एक एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कि बाकी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, लेकिन विटामिन 12 की जब हम बात करते हैं उसको छोड़ के हम बात करते हैं जब भी बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है बच्चा, आपके पास न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करेंगे शुगर रहेगा, प्लस में बेस रहेगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 होते हैं, टाइड का मतलब 3, शुगर रहेगा, बेस रहेगा, साथ में क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हो, डिफरेंस आपने पूछा है। देखो अगर न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, ओ,
इधर आपको क्या बनाना होता है, ऐसे करके टोटल 5 साइट होती हैं, एक आपकी ऑक्सीजन से फिक्स होती है। इधर क्या होता है, बेस आपका लिखा होता है, ठीक है? अगर आपने फर्स्ट प्राइम, ये आपका सेकंड प्राइम रहेगा, थर्ड प्राइम रहेगा, फोर्थ प्राइम रहेगा, अगला कार्बन एटम फिफ्थ प्राइम का यहाँ पे रहेगा, जो आपका फिक्स होता है इस वाली पोजीशन पे, ठीक है? यहाँ बेस रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, इधर आपके पास H, इधर OH, इधर H, इधर OH। ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, क्योंकि इसके अंदर बेस है और आपके पास क्या है, क्या नाम है, बेस आपके पास है और पर्टिकुलरली क्या है, शुगर आपके पास दी हुई है, ये शुगर है आपके पास, पेंटोज शुगर, ये बेस हो गया। अब देखो, अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना है, उसमें एक चीज फिक्स है कि स्ट्रक्चर फिर से सेम बनाओगे, ये एज इट इज रहेगा, इधर आपके पास बेस रहेगा 1 प्राइम पे, ये H है, ये HOH है, ये भी HOH है, इधर आपके पास H आपका फिक्स है, इधर आपका जो CH2OH था ना, यहाँ पर O के साथ में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आपके पास होता है, और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड आपके पास है, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना था। इसके बाद देखो 43 आपको बताना है। 43 के अंदर क्या बोलता है, राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। देखो, डीएनए में और आरएनए के अंदर बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है बच्चा, ठीक है? देखो, आपके पास अगर डीएनए की बात करें, डीएनए का मतलब क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है? अब देखो, अगर डीएनए का मतलब डी ऑक्सी राइबोस है ना, इसका मतलब डी ऑक्सी राइबोस इसके अंदर होगी। डी ऑक्सी का मतलब क्या होता है, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? और वो कौन से पे होती है, आपके पास सेकंड प्राइम कार्बन के ऊपर होती है बेसिकली। जब मैं आरएनए की बात करती हूँ, आरएनए का मतलब क्या होता है, सिंपल राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास होती है सेकंड प्राइम कार्बन के ऊपर। ये इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है जो इसके नाम से जुड़ा है। डीऑक्सी का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, आरएनए के अंदर आपको ऑक्सीजन स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड क्या है, आपने डीएनए हम हमेशा पढ़ते हैं, क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, लिख लो बेशक से, डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जब हम डीएनए की बात करते हैं। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है? सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तीसरी बात क्या होती है, डीएनए के अंदर जो बेस आपके पास होता है वो क्या होता है, थाइमीन होता है, और आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल आपके पास होता है, ठीक है? अब अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल भी पूछा है। फंक्शनल में आप क्या बोल सकते हो, डीएनए कहाँ पर यूज किया जाता है, पेरेंटल के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं, ठीक है? मतलब ये एक तरह से आइडेंटिटी है, उसको मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये आप बोल सकते हैं। आरएनए का यूज कहाँ पर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना? तो एक-एक फंक्शन आप करके ये 4 डिफरेंस आप यहाँ दे सकते थे, क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया था, 4 डिफरेंस इनफ है। अगला देखो, राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए ऑफ द टू बेसिस थाइमीन यूरेसिल, विच वन इज प्रेजेंट इन द डीएनए। अभी अभी हमने ऊपर बात कर ली थी, डीएनए के अंदर क्या होता है, थाइमीन होता है, और आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, पढ़ चुके हैं। राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए आरएनए, पढ़ चुके हैं। आउट ऑफ 4 बेसिस नेम दोज विच आर कॉमन टू द बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखो बच्चा, कॉमन पूछा है, दोनों में कॉमन कौन होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, ये कॉमन है। डीएनए के अंदर थाइमिन की बात करते हैं, आरएनए के अंदर यूरेसिल की बात करते हैं। एजीसी क्या है, दोनों दोनों के अंदर कॉमन आपके पास होते हैं, तो यहाँ कॉमन पूछा गया है, ठीक है? आगे देखो, डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। नेम द बेसिस प्रेजेंट इन द आरएनए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, ये अभी अभी हमने बात कर ली है। आगे पूछा गया है, व्हाट आर द विटामिन्स, deficiency of which vitamins cause
कन्वर्जन्स एंड परनीसियस एनीमिया। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। कन्वल्शंस जो आपके पास होता है किसकी वजह से होता है? B6 की वजह से आपके पास होता है। परनीसियस एनीमिया बहुत बार पूछा जाता है, B12 की वजह से होता है। ठीक है, विटामिन्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर पहले ही। हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं, प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट की फॉर्म में बेसिकली हमारी बॉडी को दिए जाते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो बच्चा, हमारे पास डिफरेंस पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बीच में, पढ़ चुके हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन और हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है, ये भी मैंने आपको समझाया था कैसे होता है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? एक आपके पास फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसकी कैसी होती है? स्पेरिकल शेप होती है, ग्लोब्यूल टाइप का। ग्लोब्यूल टाइप का मतलब क्या है? स्पेरिकल शेप उसकी आपके पास होती है। ठीक है, ऊपर क्या है? अमाइलोज आपके पास है और अमाइलोपेक्टीन आपके पास है। ये टॉपिक अभी मैं लास्ट में आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हम पढ़ते हैं इसको। उससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। 52 में देखो पेप्टाइड लिंकेज है, पढ़ लिया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पढ़ लिया है। डीनेचुरेशन पढ़ लिया है। आगे बोला है हाउ आर द विटामिन्स क्लासिफाइड, नेम द विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन से होते हैं? विटामिन के। विटामिन के आपके पास होता है। और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा है वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। इसके बाद देखो असेंशियल अमीनो एसिड, आपके पास नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल का मतलब आपके पास क्या होते हैं? वो वाले अल्फा अमीनो एसिड आपके पास, ठीक है, जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसीलिए बाहर से आपको लेने की जरूरत है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? असेंशियल बोला जाता है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, नॉन असेंशियल, ये आपके पास असेंशियल है, ये नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल का मतलब है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए आपको बाहर से इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपके पास ग्लाइसिन है, ये नॉन असेंशियल आपकी बॉडी के अंदर ही बनता है। आपके पास एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड भी कैसा है? नॉन असेंशियल है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंशियल के अंदर दो एग्जाम्पल हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने हैं, एक वैलिन आपके पास, एक ल्यूसीन। ये पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है भाई। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, what type of bonding helps in stabilizing the alpha helix structure of the proteins? पढ़ चुके हैं कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है। इसके बाद देखो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के अंदर डिफरेंस बताना है, क्या होता है? एक बार फटाफट से देख लो। फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। पहला क्या बोलोगे? आपके पास इसका कैसा है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जबकि अगर आप ग्लोबुलर की बात करोगे तो आप बोलोगे स्पेरिकल शेप का होता है। दूसरा क्या है? फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे होते हैं और डाई सल्फाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर बात करोगे आपके पास, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सल्फर ब्रिज आपको देखने को मिलता है। सल्फर आपकी ब्रिजिंग के बीच इस तरह से बॉन्डिंग आपके पास होती है। आयनिक बॉन्ड भी आपके पास क्रिएट करता है। ठीक है, जबकि अगर आप फाइब्रस प्रोटीन के अंदर बात करोगे, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, मैंने बोला था ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ध्यान में रखना, ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल आपके पास होता है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं सबसे लास्ट में। जो किरेटिन आपके पास होता है, फाइब्रस प्रोटीन है। हेयर्स है ना, फाइबर की फॉर्म में, एक तरह से आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपके हेयर्स के अंदर किरेटिन्स होता है। ठीक है, तो किरेटिन किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। मायोसिन आपने सुना है, फाइब्रस प्रोटीन का है और फाइबर से ही रिलेटेड है ना। एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना, फाइब्रोन किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस प्रोटीन का है। इसके साथ साथ हम हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा इंसुलिन जो आपके पास आपकी बॉडी में है, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। फाइब्रिनोजन जो आपके पास है वो भी किसका एग्जाम्पल है? ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था, पेपर में पूछता है।
अगला देखो, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको बताना था न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बीच में, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, आइडेंटिकल नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका रीजन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास, अमीनो एसिड मे बी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। पढ़ा है, एसिडिक नेचर के भी अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक या एल्कलाइन न्यूक्लियो अमीनो एसिड होते हैं। हाउ डज दिस हैपन, पढ़ा था हमने, अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपके पास रहेंगे, आपके पास अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर रहेंगे, तो उसको हमने क्या बोला, न्यूट्रल बोला था। अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा रहेगा एसिडिक ग्रुप से, तो उसको हमने बेसिक बोला था, एल्कलाइन मतलब। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा रहेंगे अमीनो ग्रुप से आपके पास, उसका मतलब क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। वट आर द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, पढ़ लिया है। नेम वन ऑफ ईच टाइप, एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिया था। असेंशियल के अंदर जैसे वैलीन आपके पास हो गया, ल्यूसीन आपके पास हो गया, ये सभी के सभी क्या है, एग्जाम्पल उसी के हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पिछले क्वेश्चन पे, आपके पास पॉलीसेकेराइड्स वाले पे। हमने क्या पढ़ना था, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन पढ़ना था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना था। तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ से एक टॉपिक है, वो पूरा का पूरा एक तरह से मान लो कि हम पूरे टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, सेकेराइड्स है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जब हमने बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ दिया, लार्ज अमाउंट के अंदर जोड़ दिया, ठीक है, वाटर एलिमिनेट करके, तो क्या बनाता है आपके पास, जनरली पॉलीसेकेराइड्स आपके पास फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है, वो आपके पास क्या है, स्टार्च का है, कि जो स्टार्च होता है वो क्या है, एक तरह से मेन स्टोरेज है पॉलीपेप्टाइड की, जब हम प्लांट्स में बात करते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, जब आपने अल्फा ग्लूकोज को कंबाइन किया, मतलब जो पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है आपके पास, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली स्टार्च कह रहे हैं। ठीक है, किसके लिए है, मेन स्टोरेज, ये लाइन याद रखना, इट इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, आपके पास स्टार्च है। ठीक है, अब ये जो स्टार्च है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चा, एक हमारे पास अमाइलोज होता है, एक हमारे पास क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, जो अमाइलोज होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है, ये आपके पास क्या है, वाटर इनसोल्यूबल आपके पास होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपके पास, साथ के साथ आपको ध्यान में रखना है। अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन क्या है आपके पास, वाटर इनसोल्यूबल है। अब जो ये अमाइलोज होता है ना, ये अनब्रांच एक लॉन्ग चेन आपके पास होती है। ये मान के चलो, आपने अगर 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स को आपस में कंबाइन कर दिया, ठीक है, किससे कंबाइन किया, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया 200 से 2000 अल्फा ग्लूकोज की यूनिट को, तो क्या बनता है, अमाइलोज आपके पास बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बहुत आता है पेपर में। ठीक है, दूसरा क्या है, पहली बात तो ये नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, एक लॉन्ग चेन, लॉन्ग नॉन ब्रांच आप बोल सकते हो, या इसको अनब्रांच चेन बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर आपने उसको ब्रांचिंग की फॉर्म में कर दिया, मतलब एक ब्रांच चेन आपने ले ली, ब्रांच चेन आपने ले ली, किसकी ले ली, अल्फा डी ग्लूकोज की ले ली। ठीक है, और आपने वहां पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीच में रखी, उनके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उनके बीच में रखी। ठीक है, और ब्रांचिंग के टाइम पे C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपने रखी, तो क्या बनता है आपके पास, अमाइलोपेक्टिन आपके पास बनता है। आपको स्ट्रक्चर बनाना आए ना आए अलग बात है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 1 मार्क के, आपके पास 2 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताओ, ये वाटर सॉल्यूबल है, ये वाटर इनसॉल्यूबल है, ये एक लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है आपके पास अल्फा अमीनो एसिड की ये ब्रांचिंग चेन होती है। ये 200 या 1000 200 से 1000 अल्फा अमीनो एसिड को जब हम C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ते हैं, तब आपके पास बनता है। अब यहाँ पे क्या है, C1C4 लिंकेज तो हो रही है, इधर भी C1C4 लिंकेज हो रही है, लेकिन अगर मैंने C1 और C6 लिंकेज यहाँ पर भी आपस में जोड़ दी, दोनों लिंकेज आपके पास होंगी, तब क्या बनेगा, अमाइलोपेक्टिन आपके पास बनेगा।
ठीक है, छोटा सा एक नजर डालते हैं, सेलुलोज भी हमने नाम सुना हुआ है। सेलुलोज क्या होता है? जब हमने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ा आपस में, ऊपर हम अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स को डाला तो क्या बनेगा? सेलुलोज बनेगा। कहाँ मिलता है? बायो वाले स्टूडेंट्स को याद होगा, जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज से बेसिकली वो मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करती हूँ, ग्लाइकोजन क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनिमल बॉडी में मिलता है, ठीक है। इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लाइकोजन की किसके जैसा होता है? अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर जैसा इसका होता है, ठीक है। इसमें जो ब्रांचिंग है वो और भी ज्यादा देखने को हमें मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। अगर मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता था, याद है? अगर मेरे पास ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इधर मेरे पास है ग्लाइकोसिडिक, का मतलब है दोनों ऐसे करके ओ से जब जुड़ा होता था, इसको हम क्या बोलते थे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे, अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो पेपर में आपसे पूछता था, सभी की प्रैक्टिस आपको करनी है।